नमस्ते। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है क्रय और विक्रय। यानी अभी तक हमने देखा कि जो व्यवसाय हो रहा है या हम मार्केट जाते हैं तो वस्तुओं को खरीदते हैं, तो एक खरीदने वाला होता है और एक बेचने वाला होता है। तो आज हम क्रय और विक्रय की क्या पद्धति होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। यानी कोई भी जब कोई वस्तु खरीदी और बेची जाती है तो उसमें क्या क्या एक दो पक्ष होते हैं, एक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है। तो देखते हैं कि क्रय वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति नकद भुगतान कर कुछ वस्तुओं अथवा संपत्तियों का हस्तांतरण अपने नाम पर करवाता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कोई संपत्ति खरीद सकता है या कोई वस्तु खरीदता है, तो उसके लिए कुछ मूल्य का भुगतान करता है और उसका स्वामित्व फिर अपने नाम पर करवा लेता है। यानी मूल्य के भुगतान के बदले में स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रय और विक्रय की प्रक्रिया कहलाती है। कि इसमें एक पक्ष तो क्या होता है? क्रेता पक्ष होता है और एक पक्ष विक्रेता पक्ष होता है। यानी एक खरीदने वाला होता है और एक बेचने वाला होता है। वैसे ही हम देखें तो इसी प्रकार विक्रय रोकड़ के भुगतान अथवा उधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वस्तुओं और संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया है। जिस तरीके से क्रय में क्रेता मूल्य का भुगतान कर उस संपत्ति का या उस वस्तु का स्वामित्व अपने पास ले लेता है, उसी तरह विक्रय में भी विक्रेता क्या करता है? जो मूल्य या भुगतान उसे प्राप्त हो रहा है, उसके बदले में वह जो स्वामित्व है वह दूसरे पक्ष को हस्तांतरित कर देता है। तो एक पक्ष हस्तांतरित करता है स्वामित्व और दूसरा पक्ष उसको ग्रहण करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्रय और विक्रय के अंतर्गत होती है। क्रय तथा विक्रय हमेशा क्या चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। यानी कोई भी वस्तु की खरीदना और बेचना होता है, यानी इसमें क्रय और विक्रय, यानी ये नहीं हो सकता कि क्रय ही शामिल है या विक्रय ही शामिल है। यानी जब एक पक्ष खरीदेगा तो दूसरा पक्ष उसे बेचेगा। यानी दूसरे पक्ष, एक पक्ष द्वारा बेचने पर ही दूसरा व्यक्ति उसे क्या कर सकता है? खरीद सकता है। यानी कोई भी लेन देन होता है उसमें क्रय और विक्रय हमेशा साथ साथ चलते हैं। कोई एक व्यक्ति है, जैसे मोहन है, वह एक शॉप पर गया और उसने एक पेन खरीदने के लिए उस शॉपकीपर को बोला कि मुझे एक पेन चाहिए। तो जो शॉपकीपर है वो इसमें विक्रेता है और मोहन क्या है? इसमें क्रेता है। यानी क्रय और विक्रय हमेशा साथ साथ चलेंगे। एक पक्ष क्रेता होगा और दूसरा पक्ष क्या होगा? इसमें विक्रेता होगा। तो प्रत्येक क्रय व विक्रय में दो पक्ष होते हैं, एक होता है क्रेता और दूसरा होता है विक्रेता। क्रेता यानी खरीदार, जो खरीदार है, जो वस्तुएं खरीद रहा है, और विक्रेता यानी जो बेचने वाला है, जो वस्तुएं बेच रहा है, उसे विक्रेता बोलते हैं। तो ये दो पक्ष हमेशा लेन देन में रहते हैं। अब नगद और उधार क्रय व विक्रय, जो भी क्रय या विक्रय किया जाता है, ये या तो नगद हो सकता है या उधार हो सकता है। नगद कैसे? एक पक्ष गया कोई वस्तु खरीदने और उस वस्तु के मूल्य का भुगतान उसने हैंड टू हैंड उसी समय कर दिया, तो वह नगद क्रय कहलाएगा। और यदि उसने भुगतान, वस्तु को तो ले लिया है अपने पास, उसका स्वामित्व, लेकिन उसका भुगतान वह कुछ समय के पश्चात कर रहा है, तो वह उसका उधार क्रय कहलाता है। तो क्रय तथा विक्रय नगद तथा उधार हो सकते हैं। नगद भी हो सकते हैं और उधार भी हो सकते हैं। यदि क्रेता द्वारा सुपुर्दगी लेते समय ही, यानी माल या वस्तु संपत्ति लेते समय ही मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है, तो वह नगद क्रय कहलाता है। और यदि भुगतान कुछ समय बाद किया जाता है कि मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या कुछ महीनों बाद क्या करूंगा? भुगतान करूंगा, तो वह उधार क्रय कहलाता है। किश्तों में भुगतान कर रहा है तो वह उधार क्रय कहलाता है। नगद क्रय और उधार क्रय या नगद विक्रय, उधार विक्रय भी इसे बोला जा सकता है। अब क्रय करने की क्या क्या पद्धतियां हैं? क्रय किस तरीके से एक व्यक्ति कर सकता है, किन किन तरीकों को वह अपना सकता है? तो इसमें सबसे पहला है निरीक्षण द्वारा क्रय। निरीक्षण द्वारा क्रय मतलब निरीक्षण करना
जांच पड़ताल करके, उसकी छानबीन करके जब वस्तुएं या संपत्ति क्रय की जाती है तो उसे निरीक्षण द्वारा क्रय कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई वस्तु लेने दुकान पर गया, कोई उसको शर्ट लेनी है, पेन लेना है, या कोई भी जैसे फल फ्रूट कुछ भी लेना है, सब्जी लेनी है, तो वह ठेले वाले के पास खुद जाकर उस वस्तु की छानबीन करके, उसको देख कर परख कर अगर वह वस्तु खरीदता है तो उसे निरीक्षण द्वारा क्रय कहा जाता है। यानी जांच पड़ताल करके स्वयं जाकर वस्तु को देखना, उसकी गुणवत्ता को देखना, उन वस्तुओं की तुलना करना, तो यह निरीक्षण द्वारा क्रय कहलाता है। यदि व्यक्ति आसपास की संबंधित दुकान पर जाकर स्वयं वस्तु की जांच करता है, यानी वह स्वयं जाकर वस्तु की जांच पड़ताल करता है, तो वह निरीक्षण द्वारा क्रय कहलाता है। और यह पद्धति फुटकर व्यापार में सर्वाधिक प्रयोग में आती है। जैसे कि हम कोई सामान, छोटा मोटा हम सामान लेने जाते हैं डेली यूज का, जैसे एक पेन लेने गए तो हम खुद शॉप पर जाएंगे, हम विभिन्न तरीके के, अलग अलग तरीके के पेन देखेंगे, उसको चला के देखेंगे, मतलब उसका निरीक्षण करेंगे। तो निरीक्षण करके जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो एक पेन खरीदते हैं। तो स्वयं के द्वारा जब निरीक्षण किया जाता है तो उसे निरीक्षण द्वारा क्रय, स्वयं के द्वारा जांच पड़ताल करके कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे निरीक्षण द्वारा क्रय कहा जाता है। तो एक तरीका है निरीक्षण के द्वारा। दूसरा है नमूना परीक्षण द्वारा क्रय। नमूना यानी सैंपल। मान लीजिए एक या दो नहीं खरीदनी वस्तुएं, बड़ी मात्रा में वस्तुएं अगर खरीदनी है तो हर वस्तु की जांच पड़ताल एक व्यक्ति जाकर नहीं कर सकता। तो वह क्या करता है, उस वस्तु के सैंपल को, यानी वो जो बहुत बड़ी मात्रा में जो वस्तुएं खरीदनी है उसके एक सैंपल की जांच पड़ताल करता है, उसके बारे में जानकारी लेता है, उसकी किस्म क्या है, गुणवत्ता क्या है, मूल्य क्या है। उस नमूने को देखकर वह पूरी जो उसको वस्तु खरीदनी है उसके बारे में जानकारी ले लेता है। यानी जो वो सैंपल है वह पूरी वस्तु का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है कि ये जैसा सैंपल होगा, जो माल आएगा जिसका हम ऑर्डर देंगे वह भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो नमूने के द्वारा अगर कोई क्रय किया जाता है सैंपल के द्वारा, तो उसे नमूना परीक्षण द्वारा क्रय कहा जाता है। जब बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदनी है, भाई एक दो खरीदनी है, एक पेन दो पेन, तो हम तो जाकर स्वयं जाकर जांच पड़ताल कर लेंगे। लेकिन बड़ी बल्क में बहुत अधिक सामान खरीदना है तो एक एक वस्तु का परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो उसमें से कुछ वस्तुओं को सैंपल के रूप में चुना जाता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है और उसके आधार पर फिर क्रय किया जाता है। तथा सभी वस्तुओं का निरीक्षण संभव नहीं हो पाता है, ऐसे में उसके किसी भाग की जांच कर क्रय का निर्णय लिया जाता है। यानी उसमें से किसी एक उसको पार्ट को ले लेते हैं और उसकी जांच करते हैं। यह प्रतिकृति पूरे उत्पाद का प्रतिनिधित्व करती है। जो भी हम नमूना सैंपल चूज करते हैं, यह माना जाता है कि यह जो पूरा उत्पाद हम खरीदेंगे उसका वह प्रतिनिधित्व करेगी, यानी जो पूरे उत्पाद है इस सैंपल के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो जब इस तरीके से क्रय किया जाता है तो उसे नमूना परीक्षण द्वारा क्रय कहा जाता है। तीसरा है उत्पाद का ब्रांड या विवरण के द्वारा क्रय करना। यानी कभी जो है नमूना दिखाना भी क्या नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता। कोई बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं होती है जिनके सैंपल के रूप में भी नहीं दिखा सकते, तो फिर एक दुकानदार क्या करता है, उसकी एक विवरण तैयार कर लेता है, उसके मूल्य सूची तैयार कर देता है और उसको फिर क्रेता को प्रस्तुत करता है। क्रेता उस मूल्य सूची के आधार पर, विवरण के आधार पर क्या करता है, क्रय करने का निर्णय लेता है। या फिर कभी कभी कुछ उत्पाद होते हैं उनको क्या दे दिया जाता है, कुछ नाम दे दिया जाता है या कुछ संदर्भ जो नंबर है, रेफरेंस नंबर दे दिए जाते हैं, जिसके आधार पर वो क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। और उस ब्रांड नेम के आधार पर ही व्यक्ति क्या करता है, क्रेता जाकर उस ब्रांड का नेम बोलता है और वो वस्तु खरीद लेता है। जैसे सर्फ है, फेविकॉल है, पेप्सोडेंट है, ये क्या एक फेमस ब्रांड हो गए, तो उस ब्रांड का नेम के द्वारा भी हम क्या करते हैं, वस्तुएं खरीद लेते हैं। तो कुछ परिस्थितियों में विक्रेता द्वारा संभावित क्रेता को नमूना दिखाना संभव नहीं होता, अपितु क्रेता क्या करता है, वस्तु के ब्रांड के आधार पर या विवरण के अनुसार क्या करता है, उत्पाद को क्रय कर लेता है। तो उस उत्पाद का ब्रांड या विवरण द्वारा क्रय कहा जाता है। तो अभी ये हमने देखी कि क्रय करने की क्या क्या पद्धतियां हैं, कि क्रेता किन किन तरीके से वस्तुओं को खरीद सकता है, जिसमें हमने देखा निरीक्षण द्वारा, दूसरा हमने देखा नमूना या सैंपल के उसका परीक्षण करके क्रय, और तीसरा हमने देखा था उत्पाद के ब्रांड या विवरण द्वारा क्रय करना। फिर है आगे, अब विक्रय की क्या विधियां हैं।
एक विक्रेता जो है वे किस किस तरीके से अपनी वस्तु है, संपत्ति है, उसका विक्रय कर सकता है। तो सबसे पहले है किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय पद्धति क्या होती है? इसमें जो विक्रेता है वह क्रेता को कुछ भी वस्तु है, संपत्ति है, उसको उपयोग करने का अधिकार उस क्रेता को दे देता है, और क्रेता थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस वस्तु का क्या करता है? मूल्य चुकाता है। हर समयावधि में जो भी उसका समय निश्चित किया गया है। जैसे जैसे इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण, मतलब विक्रेता क्रेता को उस वस्तु को उपयोग करने का अधिकार देता है, लेकिन उस संपत्ति पर जो स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, वह क्रेता का नहीं होकर विक्रेता का होता है। यानी विक्रेता जब चाहे उससे वह संपत्ति वापस ले सकता है। और यदि क्रेता मान लीजिए कोई किश्त का भुगतान नहीं करता है, तो विक्रेता न्यायालय में जाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। और क्रेता को भी अधिकार होता है कि वह जब चाहे पूरे मूल्य का भुगतान बीच में ही करके, जो भी वो किश्तें चुका रहा था उसमें बीच में ही पूरे मूल्य का भुगतान करके वह क्या कर ले? उस संपत्ति का अधिकार अपने पास रख ले। तो ये पूरी पद्धति किराया क्रय पद्धति होती है, जिसमें क्रेता को वस्तु के उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन उसका स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है। किराया क्रय पद्धति द्वारा विक्रय में क्रय मूल्य का भुगतान किश्तों में किया जाता है। वस्तु की सुपुर्दगी क्रेता को दे दी जाती है, लेकिन उसका स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है। कोई जैसे बड़ी बड़ी जो वस्तुएं होती है, भूमि, भवन, मशीन, जो एक व्यवसायी है या व्यापारी नहीं खरीद सकता, एक इतनी बड़ी पूंजी का वो क्या नहीं कर सकता? निवेश नहीं कर सकता। तो वह इस पद्धति के द्वारा, जिसके पास भूमि है, भवन है या मशीन है, उनसे वह वस्तु क्या ले लेता है? किराए के पद्धति के आधार पर ले लेता है और उसका उपयोग करता है, और धीरे धीरे उनका क्या करता है? किश्तों का भुगतान करता है। लेकिन इसमें जो स्वामित्व है, उसमें जो अधिकार है उस संपत्ति पे, क्रेता का नहीं होता, विक्रेता का ही रहता है। और क्रेता को एक निश्चित समयावधि में किश्तों का भुगतान करना होता है। यदि क्रेता चाहे तो पूरी संपत्ति का जो संपत्ति का मूल्य है उसका भुगतान एक साथ करके उस संपत्ति का स्वामित्व अपने पास भी रख सकता है। तो ऐसी पद्धति किराया क्रय पद्धति होती है। फिर है आस्थगित या विलंबित किश्त क्रय। आस्थगित या विलंबित किश्त क्रय, इसमें क्या होता है? इसमें विक्रेता वस्तु को बेच देता है, मतलब इसमें वस्तु की बिक्री हो जाती है। क्रेता क्या करता है? संपूर्ण मूल्य का भुगतान एक साथ नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे किश्तों में भुगतान करता है। किराया क्रय पद्धति में तो क्रेता द्वारा वस्तु के मूल्य का भुगतान किश्तों में किया जाता है, लेकिन उसके स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को नहीं होता है। लेकिन आस्थगित जो किश्त क्रय विक्रय पद्धति है, इसके अंदर वस्तु को बेच दिया जाता है और क्रेता धीरे धीरे उस वस्तु के मूल्य का भुगतान करता है और उसका स्वामित्व भी क्रेता के पास आ जाता है। अब विक्रेता को उस वस्तु पर कोई भी अधिकार नहीं रहता है। यदि क्रेता किसी मूल्य का भुगतान नहीं करता, तो विक्रेता खाली क्या कर सकता है? दावे का जो है न्यायालय में जाकर उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वस्तु को वो वापस नहीं अपने जो है स्वामित्व में ले सकता है। तो जब वस्तुएं बेच दी जाती है और उनके मूल्य का भुगतान किश्तों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा विक्रय आस्थगित किश्त विक्रय कहते हैं। यानी इसमें वस्तु बेच दी है, इसमें वस्तु बेच दी है, इसमें स्वामित्व का स्थानांतरण हो जाता है। जबकि किराया क्रय पद्धति में स्वामित्व का स्थान, वस्तु बेची नहीं गई है, वस्तु को बेचा नहीं जाता, बल्कि कुछ उपयोग करने के लिए कुछ समय के लिए क्रेता को दिया जाता है, और वो जब समय पूरा हो जाता है तो वापस वो संपत्ति ले ली जाती है। लेकिन आस्थगित किश्त विक्रय में वस्तुएं बेच दी जाती है और क्रेता क्या करता है? थोड़ी थोड़ी देर में यानी किश्तों में क्या करता है? मूल्य का भुगतान करता है। तो ऐसी पद्धति आस्थगित किश्त विक्रय कहते हैं। इसमें विक्रय के समय जब पहली किश्त का भुगतान होता है, जैसे क्रेता ने पहली किश्त का भुगतान कर दिया, तभी स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को हो जाता है, यानी वस्तु पर जो अधिकार हो जाएगा वह क्रेता का हो जाता है। तो यह विधि आस्थगित या विलंबित किश्त विक्रय कहलाता है। अनुमोदन पर विक्रय यह एक सशर्त बिक्री है, जिसमें विक्रेता द्वारा क्रेता को एक सहमति दी जाती है कि यदि क्रेता
को वस्तु के उपयोग करने पर क्रेता अगर संतुष्ट नहीं है या क्रेता की आवश्यकताओं का क्या नहीं हुआ है, आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है, तो क्रेता उसे वापस से मूल्य वापस लेकर उस वस्तु का हस्तांतरण वापस विक्रेता को कर देगा। तो ऐसी बिक्री अनुमोदन पर विक्रय कहलाती है कि यह सशर्त बिक्री होती है जिसमें क्रेता द्वारा इस शर्त पर वस्तु का क्रय किया जाता है कि वस्तु उसकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हुई तो वह वस्तुओं को वापस कर मूल्य को वापस ले लेगा। यदि जो वस्तुएं खरीद रहा है, यदि उसने उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं किया तो वह वापस क्या करेगा, विक्रेता को वो वस्तु दे देगा और मूल्य वापस ले लेगा। तो ऐसी बिक्री अनुमोदन पर विक्रय कहलाता है। फिर होता है निविदा के माध्यम से विक्रय। निविदा यानी टेंडर के माध्यम से विक्रय करना। इसमें क्या होता है कि जो क्रेता है वो विभिन्न जो है निविदाएं आमंत्रित करता है और विक्रेता क्या करता है, विक्रय की शर्तें क्रेता को पहुंचाता है। यदि क्रेता को जो निविदाएं प्राप्त हुई है वह इसकी शर्तों के अनुरूप है, उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप है, तो वह निविदा को स्वीकार कर लेता है। तो इस तरीके से किया जाने वाला विक्रय निविदा के माध्यम से किया गया विक्रय है कि जब बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय किया जाता है। जो निविदा की जो प्रक्रिया है वह अधिकतर जो सरकारी कार्यालय है या बड़े बड़े जो व्यावसायिक संगठन है उनके द्वारा अपनाई जाती है, क्योंकि वे क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं। तो इसके लिए वह टेंडर मंगवाते हैं अलग अलग विक्रेताओं से, जिसकी विक्रेता की मूल्य है, भुगतान की शर्तें हैं, आपूर्ति है, क्रेता के अनुकूल होती है, वह उसी की ही निविदा को स्वीकार कर लेता है। वस्तुओं का क्रय किया जाता है तथा निविदा में लिखित विक्रय की शर्तों के अनुसार माल की आपूर्ति की जाती है। जो भी निविदा स्वीकार की जाती है और उसमें जो भी शर्तें होती है उसी के अनुसार माल की आपूर्ति की जाती है। क्रेता द्वारा विभिन्न निविदाओं में से सर्वाधिक अनुकूल शर्तों वाली निविदा को स्वीकार कर लिया जाता है। जो कोटेशन होती है अलग अलग एक लिफाफे में होती है और उनको खोल खोल के देखा जाता है और यदि उनके अनुकूल होती है तो फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो विक्रय होता है उसे निविदा द्वारा विक्रय कहा जाता है। फिर नीलामी द्वारा विक्रय। नीलामी बिड जो लगती है, जैसे कि हमने मूवीज वगैरह में भी देखी है कि संपत्तियां घर वगैरह बिकते हैं, तो नीलामी ने ओपन के अंदर एक बड़े हॉल के अंदर बैठकर ओपन में वस्तु को प्रदर्शन किया जाता है। वस्तु का दिखाकर लोग बैठते हैं और उस पर बोली लगाते हैं। जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वस्तु उसकी हो जाती है। तो इस तरीके का विक्रय नीलामी द्वारा विक्रय होता है। और इसमें क्या होता है, जो वस्तु है, संपत्ति है, उसका एक मूल्य निश्चित कर दिया जाता है, उससे कम की बोली नहीं लगाई जा सकती। उस निश्चित मूल्य या जो न्यूनतम मूल्य है या उसे आरक्षित मूल्य भी कहा जाता है, उससे बोली को स्टार्ट करते हैं और जो सर्वाधिक ऊंची बोली लगाता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और एक बार जब बोली स्वीकार कर ली जाती है तो क्रेता फिर उसके भुगतान के लिए मना नहीं कर सकता है, उसे उसको खरीदना ही होगा, उसके मूल्य का भुगतान करना ही होगा। विक्रेता चाहे तो फिर वो बेचने के लिए मना कर सकता है, विक्रेता अधिकतम बोली पर भी बेचने के लिए मना कर सकता है, लेकिन क्रेता की अगर बोली स्वीकार हो जाए तो फिर वह उसकी भुगतान करने के लिए मना नहीं कर सकता। तो नीलामी में वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है तथा एक आरक्षित मूल्य रखा जाता है। आरक्षित मूल्य या न्यूनतम एक मूल्य रख दिया जाता है कि इससे कम बोली कोई नहीं लगाएगा, ये तो इसका न्यूनतम मूल्य है ही। जिससे कम पर माल नहीं बेचा जाता। किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई बोली को उसकी ओर से प्रस्ताव माना जाता है। किसी ने बोली लगाई तो यानी वह इसका इच्छुक है उस मूल्य के भुगतान का, तो उसको प्रस्ताव माना जाएगा तथा जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके की बिक्री को नीलामी द्वारा विक्रय कहा जाता है। फिर होता है निकासी या क्लियरेंस सेल, यानी जब व्यवसायी क्या होते हैं अपने बहुत बड़े बड़े स्टॉक को, जो माल के होने वाला होता है, आउट ऑफ फैशन होने वाला होता है या बहुत अधिक मात्रा में उसका माल उसकी फैक्ट्री में या उसके भंडार गृह में रखा हुआ होता है, तो वो एक साथ क्या करता है, अपने माल को निकालता है कुछ छूट पर, जैसे 70% डिस्काउंट के साथ। इस तरीके से हम क्लियरिंग जो सेल है वो देखते हैं। तो इसके द्वारा जब वो माल को बेचता है तो उसे निकासी द्वारा विक्रय कहा जाता है। तो विक्रय की व्यवस्था अधिक अथवा आवश्यक माल को निकालने के लिए की जाती है। तो इस तरीके से विभिन्न जो है विक्रय की पद्धतियां होती है। अब हमने एक पढ़ा था विलंबित किश्त विक्रय पद्धति और किराया क्रय पद्धति।
इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो विलंबित यानी आस्थगित और दूसरी होती है किराया क्रय पद्धति। तो इसमें तो ये तो विक्रय का अनुबंध है, क्योंकि इसमें तो वस्तु का विक्रय कर ही दिया जाता है। जैसे ही पहली किश्त का भुगतान होता है, विक्रेता से क्रेता को उसके वस्तु की या संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। तो यह तो विक्रय का अनुबंध है। और यह वस्तु को किराए पर लेने का अनुबंध है। इसमें वस्तु बेची नहीं जाती बल्कि किराए पर ली जाती है और उस किराए का भुगतान निश्चित अवधि में करना होता है। इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाता है। इसमें पूरी किश्त के भुगतान तक वस्तुओं का स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है। जब तक पूरी किश्त का भुगतान नहीं करेगा तब तक उसका स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है। क्रेता द्वारा भुगतान की चूक में विक्रेता न्यायालय जा सकता है। यदि क्रेता ने भुगतान नहीं किया है तो वह न्यायालय जा सकता है, लेकिन क्रेता किसी भी समय क्रय की गई वस्तु को लौटा सकता है। और इसमें क्या कर सकता है क्रेता? जो भी वस्तु क्रय की है उसे किसी भी समय वापस लौटा सकता है। अब जो है भुगतान की विधियां, हमने जो पढ़ा, जो भुगतान है, जो क्रय किया जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है, लेकिन उस क्रय और विक्रय में भुगतान किस तरीके से होगा, जो लेन देन होगा उसमें मूल्य का जो मूल्य चुकाया जाता है वह किन किन विधियों द्वारा चुकाया जाता है। तो सबसे पहला है तुरंत भुगतान। तुरंत भुगतान मतलब जब माल खरीदा और हाथ किया तभी क्या कर दिया, उसका पैसा चुका दिया, तो यह तुरंत भुगतान होता है। कैश दे दो, चेक दे दो, बैंक ड्राफ्ट दे दो, तो इन सब के द्वारा अगर मूल्य का भुगतान हाथ के हाथ कर दिया जाता है तो उसे तुरंत भुगतान कहा जाता है। इसमें क्रेता द्वारा विक्रेता को पूरी राशि का भुगतान नगद, चेक, ड्राफ्ट या क्रेडिट कार्ड द्वारा कर दिया जाता है। छोटे फुटकर व्यापार में यह साधारण चलन में है। जैसे किराने का सामान लेने गए तो हम नगद पे कर देते हैं, सब्जियां लेने गए, फल फ्रूट लेने गए, तो ये सब तुरंत भुगतान की विधियां हैं। फिर है आस्थगित किश्त योजना विधि। इसमें क्या होता है कि माल तो खरीद लेते हैं लेकिन उसके मूल्य का भुगतान बाद में किया जाता है, तो इसे आज खरीदे और भुगतान बाद में करें, इस विधि को आज खरीदे और भुगतान बाद में करे योजना भी कहते हैं। इसमें क्रेता क्रय के समय विक्रेता को एक नाम मात्र की रकम देता है, मतलब थोड़ी बहुत वो रकम दे देता है और बाकी बची हुई क्या करता है, राशि का भुगतान बाद में करता है। और जैसे ही वो थोड़ी बहुत नाम मात्र की जो रकम का भुगतान करता है तो वस्तुओं की सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है और शेष राशि का भुगतान निश्चित अवधि के दौरान किश्तों में वह करता रहता है। बाद में वह किश्त में क्या करता है, जो मूल्य है उसका भुगतान करता है। तो इसे आस्थगित किश्त योजना विधि कहते हैं। एक होती है साख की अवधि के अंत में आस्थगित भुगतान, यानी किसी व्यक्ति ने, क्रेता ने कोई वस्तु उधार खरीदी है कि मैं 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसका भुगतान कर दूंगा, तो उसे कहते हैं साख की अवधि के अंत में आस्थगित भुगतान। परंतु यदि क्रेता उस अवधि के समाप्त होने से पहले ही भुगतान कर देता है तो विक्रेता उसे क्या देता है, एक विशेष छूट भी देता है। तो ऐसी विधि को साख की अवधि के अंत में आस्थगित भुगतान विधि कहते हैं। वस्तुओं के उधार विक्रय होने पर क्रेता को साख की अवधि की समाप्ति पर भुगतान करना होता है। जैसे उसकी साख की अवधि, उधार की अवधि खत्म हुई कि मैं 3 महीने बाद करूंगा, 4 महीने बाद करूंगा, उस अवधि के समाप्त होते उसे भुगतान करना होता है। और यदि पहले भुगतान कर देता है तो विक्रेता उसे क्या देता है, विशेष छूट देता है। तो यह विभिन्न भुगतान की विधियां कहलाती हैं। अब जो विक्रय किया जा रहा है उस विक्रय की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, यानी विक्रय या क्रय किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है वह है पूछताछ, कि क्रेता द्वारा विक्रेता से वस्तु के बारे में पूछताछ की जाती है। फिर निरख, विक्रेता उसे कुछ वस्तु के बारे में जानकारी देता है। फिर क्रेता से आदेश की प्राप्ति करता है। फिर वह आदेश की पूर्ति करता है, बीजक तैयार करता है, ग्राहक का खाता खोलता है, फिर प्रेषण व सुपुर्दगी करता है, फिर माल की सुपुर्दगी क्रेता लेता है, क्रेता उसको फिर भुगतान कर देता है और फिर लास्ट में क्या किया जाता है, अशुद्धियों का शोधन किया जाता है। तो इसको हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले है पूछताछ। विक्रय प्रक्रिया में जो सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो कदम है वह है पूछताछ। इसमें क्रेता क्या करता है, विक्रेता से
वस्तु के बारे में पूरी जानकारी लेता है कि वस्तु की किस्म क्या रहेगी, मूल्य क्या रहेगा, भुगतान की शर्तें क्या रहेगी, यानी पूरा ब्यौरा जब विक्रेता द्वारा विक्रेता से लिया जाता है, और इसके लिए वे क्या कर सकता है, एक छपे हुए फॉर्म का भी उपयोग कर सकता है। तो विक्रय प्रक्रिया का प्रारंभ विक्रेता से क्रेता द्वारा वस्तु की आपूर्ति, मूल्य, गुणवत्ता से संबंधित पूछताछ करने से होती है। यह पूछताछ प्रत्यक्ष विक्रेता से या द्वितीयक स्रोतों से जैसे समाचार पत्र, मूल्य सूची आदि से की जा सकती है। या तो स्वयं डायरेक्ट विक्रेता से पूछताछ कर सकता है, या फिर जो समाचार पत्रों के माध्यम से, मूल्य सूची के माध्यम से भी वह पूछताछ कर सकता है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, कदम जो होता है, वह होता है क्रेता द्वारा विक्रेता से वस्तु के बारे में जानकारी लेना। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है निर्ख, जिसे कोटेशन भी कहते हैं। तो जब क्रेता से विक्रेता को पूछताछ आती है कि जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जाता है, तो विक्रेता भी क्या करता है, उसे वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसे कोटेशन कहते हैं। और इसमें वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, और यह भी एक फॉर्म में वह भर के भेज देता है। तो क्रेता द्वारा पूछताछ करने पर विक्रेता आवश्यक सूचना प्रदान करता है, जिसे कोटेशन या निर्ख कहा जाता है। तो संपूर्ण सूचना क्या करता है, क्रेता को भेज देता है। फिर है क्रेता से आदेश की प्राप्ति। जैसे ही कोटेशन क्रेता को मिल गई और क्रेता उससे संतुष्ट है, तो वह क्या करता है, वस्तु के आदेश यानी वस्तु को भेजना है या वस्तु को क्रय करने का आदेश विक्रेता को भेज देता है। तो यदि क्रेता विक्रय की शर्तों से संतुष्ट है, यानी जो भी उसने सूचनाएं भेजी है उन सभी सूचनाओं से अगर वह संतुष्ट है, तो वह विक्रेता को औपचारिक रूप से माल का आदेश भेजेगा कि आप मुझे माल की सुपुर्दगी कर दीजिए। उसके बाद है आदेश की पूर्ति। अब के विक्रेता क्या करेगा, जैसे ही क्रेता से आदेश की सूचना प्राप्त होती है, वह एक सूचना सबसे पहले क्रेता को देता है कि उसे आदेश की प्राप्ति हो गई है, और फिर वह क्या करता है, उस आदेश को स्वीकार कर लेता है। यदि जो भी सबसे पहले यदि क्रेता नया है, मान लीजिए वो जानकार नहीं है, तो विक्रेता क्या करता है, पहले उसकी साख संबंधी पूछताछ करता है। यदि विक्रेता क्रेता से संतुष्ट है, उसकी साख की जो भी उसकी साख क्षमता है, भुगतान क्षमता है, उससे संतुष्ट है, तब तो वह आदेश की पूर्ति कर देता है। और यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो वह आपूर्ति में असमर्थ होने के बारे में भी बता सकता है, उसे क्षमा मांग सकता है कि वह वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सकता। तो इस तरीके से या तो वह स्वीकृति देता है, या वह क्या करता है, आदेश की आपूर्ति की स्वीकृति के लिए मना भी कर सकता है। तो आदेश प्राप्ति के पश्चात विक्रेता इस पर स्वीकृति देता है। आदेश पर प्राप्ति की तिथि, जो भी आदेश दी जाती है उस पर कब दी गई उसकी तिथि, मोहर, संदर्भ नंबर लगा दिया जाता है। यदि विक्रेता क्रेता की साख के संबंध में संतुष्ट है, तो वह वस्तु का विक्रय कर देता है, अन्यथा वह मना भी कर सकता है। फिर बीजक तैयार करना। फिर विक्रेता क्या करता है, एक पूरा बीजक तैयार करता है। उसमें जो भी लेन देन हुआ है, वस्तु का मूल्य कितना है, मात्रा कितनी है, भुगतान किस तरीके से किया, मतलब पूरी जानकारी उस बीजक में होती है। और बीजक की एक प्रति विक्रेता को देता है और एक प्रति अपने पास रख लेता है। तो बीजक में लेन देन का विस्तृत ब्यौरा तथा क्रेता से प्राप्त की जाने वाली राशि अंकित होती है। इसे विक्रेता द्वारा क्रेता को भेज दिया जाता है। जो बीजक है उसे विक्रेता द्वारा एक प्रति अपने पास रख लेगा, एक क्रेता को दे देगा, एक प्रति वह लेखा जोखा विभाग को दे देगा, एक प्रति भंडारण विभाग को दे देगा। इस तरीके से वे अलग अलग जो प्रतियां हैं, उसकी जो कॉपी है, वे अलग अलग विभाग को भी प्रस्तुत करता है। उसके बाद है ग्राहक का खाता खोलना। जैसे ही लेखा जोखा विभाग को क्या मिलती है, बीजक की एक प्रति मिल जाती है विक्रेता से, वे क्या करता है, अपनी पुस्तकों में ग्राहक के नाम का एक नया खाता खोल देता है और उसके बारे में सारी डिटेल लिख लेता है। तो खाता बही में ग्राहक के नाम का खाता खोला जाता है तथा माल के बीजक मूल्य, साख, भुगतान का ब्यौरा लिखा जाता है। यानी जो भी उसका खाता खोला गया है, उसमें जो बीजक मूल्य है, उसकी साख के बारे में, भुगतान की जो भी भुगतान किया गया है उसके बारे में पूरी डिटेल लिख दी जाती है लेखा जोखा विभाग के द्वारा। फिर प्रेषण और सुपुर्दगी। गोदाम अथवा उत्पादन विभाग को माल की निकासी के लिए बीजक की प्रति की आवश्यकता होती है। तो विक्रेता जो बीजक तैयार करता है उसकी एक प्रति गोदाम विभाग और उत्पादन विभाग को भी भेजता है।
उसके आधार पर वे क्या करते हैं, माल की तैयारी करते हैं और उसे प्रेषण विभाग को भेज देते हैं। प्रेषण विभाग भी क्या करता है, जो पैकेजिंग वाला जो विभाग है, पहले पैकेजिंग विभाग में वह वस्तु जाती है, पैकेजिंग विभाग उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है कि उस वस्तु में कोई खराबी तो नहीं है, और उसकी जांच करने के बाद उसे प्रेषण विभाग में भेजता है, और प्रेषण विभाग से फिर वस्तुएं क्या होती है, सुपुर्द के लिए निकल जाती हैं। तो वस्तुओं को पैकेजिंग विभाग में ले जाकर उसकी जांच की जाती है और वस्तुओं पर लेबल लगाकर प्रेषण खंड में भेज दिया जाता है तथा प्रेषण नोट की प्रति क्रेता को भेज दी जाती है। जो प्रेषण खंड है एक प्रेषण नोट तैयार करता है कि ये वस्तु भेज दी गई है। यदि वस्तु जो है कोई अन्य परिवहन है, रेल के द्वारा या ट्रक के द्वारा, तो उसकी रसीद भी इस प्रेषण नोट के साथ क्रेता को भेज दी जाती है ताकि वह माल की आपूर्ति ले सके। अब माल की सुपुर्दगी लेना, तो जो भी विक्रेता से जो प्रेषण नोट आया है, जो भी ट्रांसपोर्ट की रसीद आई है, उसके माध्यम से क्या करता है, क्रेता माल की सुपुर्दगी लेता है। तो विक्रेता से ट्रांसपोर्ट रसीद प्राप्त करने के पश्चात क्रेता द्वारा माल की पूरी जांच की जाती है। जैसे ही उसके पास सामान होता है, आता है, वो पहले क्या करता है, उस सामान की जांच करता है। यदि उसमें कोई खराबी है, टूट फूट है, तो वो इसकी जानकारी किसको देता है, परिवहन विभाग को देता है और विक्रेता को देता है, और उसके लिए दावा भी कर सकता है। तो सही होने पर ही क्या लेता है, सुपुर्दगी लेता है, अन्यथा इसकी जानकारी विक्रेता को वह देता है। फिर है भुगतान करना। जब वह सुपुर्दगी ले लेता है तो लास्ट में क्या करता है, अब लास्ट में जो भी भुगतान की जो भी उसको भुगतान करना है विक्रेता को, उसके द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। तो भुगतान पहले से ही जो भी शर्तें उनके उनके बीच में जो शर्तें तय की गई थी उन्हीं के अनुसार होता है। तो तय शर्तों के अनुसार होता है ये चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से हो सकता है। जैसे माल की सुपुर्दगी क्रेता द्वारा ली जाती है तो उसके द्वारा मूल्य का भुगतान किया जाएगा, और मूल्य का भुगतान जो पहले से ही तय की गई शर्त है उसके अनुसार किया जाता है। फिर है अशुद्धियों का संशोधन, यानी विक्रेता द्वारा जो भी ये पूरा प्रोसेस किया जाता है उसे बहुत तरीके से ध्यान से किया जाता है ताकि कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। लेकिन फिर भी कोई प्रपत्र तैयार करने में या किसी प्रोसेस के अंदर उससे कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती रह जाती है, तो फिर वो उसका क्या करता है, संशोधन करता है। तो लास्ट में जो भी अशुद्धियां रह गई है उसको वो करेक्ट करेगा। तो माल को भेजने एवं बीजक बनाने से में विक्रेता पूरे ध्यान से कार्य करता है। जो भी वो माल भेजता है, जो बीजक बनाता है, उसमें विक्रेता क्या करता है, पूरे ध्यान से कार्य करता है। फिर भी त्रुटि हो जाने पर नाम पत्र या जमा पत्र के द्वारा इनको सुधारा जाता है। नाम पत्र के द्वारा, जिसमें क्रेता को सूचित किया जाता है कि इस राशि से उसके खाते को नाम किया गया है, और जमा पत्र में को भेजकर क्रेता को सूचित किया जाता है कि इस राशि से उसके खाते को जमा किया गया है। यानी अशुद्धियों का क्या करता है, वह संशोधन करता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो यह एक पूरी विक्रय प्रक्रिया है कि इसमें एक एक पूछताछ करेगा, फिर विक्रेता उसे कोटेशन भेजेगा, आदेश की प्राप्ति करेगा, आदेश की पूर्ति करेगा, विक्रेता उसको भुगतान करेगा। तो इस तरीके से पूरी एक विक्रय प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो आज हमने देखा कि क्रय किसे कहते हैं, विक्रय किसे कहते हैं, क्रय और विक्रय उधार भी हो सकते हैं, नगद भी हो सकते हैं, और इनकी क्या क्या प्रक्रिया रहती है। थैंक यू।